Hi guys, you are watching the Bureaucrats Factory. This is Advocate Varun Pradhan. In today's lecture, we will be discussing some of the most important facts related to Indian Constitution. ये सभी तथ्य आपके लिए प्रिलिमिनरी और मेंस दोनों में बहुत काम में आएंगे, चाहे आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी और दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत थी कि आप समझा तो हिंदी में देते हो लेकिन टेक्स्ट हिंदी में नहीं देते हो, तो हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको टेक्स्ट भी हिंदी में उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सो पॉइंट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर neither printed nor typed but were handwritten. Alright, they were handwritten by noted calligrapher प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ये नाम आप याद रखिएगा। एक सुप्रसिद्ध सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने हाथों से लिखा था संविधान की मूल प्रति को। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के हर पेज को शांति निकेतन के आर्टिस्ट ने डेकोरेट किया था। ठीक है, यदि आपको पता है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दो महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर आते हैं जिन्होंने इस डेकोरेशन को कंप्लीट किया था। पहला है नंदलाल बोस जी और दूसरे हैं बेहर राम मनोहर सिन्हा जी। इन लोगों ने सजाया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, तो सुंदर सुंदर कैलीग्राफी जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने की थी, और वो बाउंड्रीज और सुंदर सुंदर सी इमेजेस जो हैं ये नंदलाल बोस और बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी की यदि हम बात करें तो वो की थी वसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी को पूरा किया था। ठीक है, और इसका डेकोरेशन करा था नंदलाल बोस साहब ने। ठीक है, हिंदी वर्जन का डेकोरेशन किसने किया था? नंदलाल बोस जी ने। ठीक है, अच्छा, नंदलाल बोस से संबंधित एक फैक्ट और आप याद रखिएगा कि भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स की डिज़ाइन भी नंदलाल बोस साहब ने डिज़ाइन की थी। ठीक है, हो सकता है कभी किसी एग्ज़ाम में आ जाए तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें प्रियम्बल की, तो जो प्रियम्बल था ओरिजिनल प्रियम्बल जिसकी फ़ोटो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उसका डेकोरेशन किया था बेहर राम मनोहर सिन्हा जी ने। ठीक है, राम मनोहर सिन्हा जी ने डेकोरेट करा था ओरिजिनल प्रियम्बल मूल प्रस्तावना को। और मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राम मनोहर सिन्हा जी कहाँ से थे। सो वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से थे। संभव है अगली बार MPPSC भी ये प्रश्न पूछ लेवे। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं दो अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो ऐसे बेहद महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पहले थे मिस्टर SN मुखर्जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और दूसरे ये थे सर बेनेगल नरसिंह राव, सर BN राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है, SN मुखर्जी संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे और बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। अब आप कहोगे साहब फिर अंबेडकर साहब ने क्या किया था, है ना? तो हम सब जानते हैं कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो फाइनल स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि जितना बड़ा क्रेडिट इस संविधान को बनाने के लिए मुझे दिया जा रहा है उतना मैं हकदार नहीं हूँ। इसके पार्टली हकदार हैं सर BN राव जिन्होंने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया
और बहुत बड़ा क्रेडिट इसका दिया जाना चाहिए एस.एन. मुखर्जी साहब के लिए, जिन्होंने एक पूरा का पूरा खाका, एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं जिनको आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो साहब ऐसा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? उस जगह को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था, अब उसको पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल कहा जाता है। ठीक है, संसद का सेंट्रल हॉल। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बहरहाल अब तो नई संसद भवन का शिलान्यास इत्यादि हो चुका है, पर यह पुरानी संसद की बात की जा रही है। इसी डेट को 9 दिसंबर को ही जो पहली मीटिंग हुई थी, क्या हुआ था उसमें? सब उसमें बहुत सिंपल एक चीज़ की गई थी। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, टेम्परेरी, अस्थाई। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। अस्थाई अध्यक्ष या प्रेसिडेंट चुना गया था किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अब आप कहोगे साहब फिर राजेंद्र बाबू क्या थे, है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इलेक्टेड एंड परमानेंट, निर्वाचित अध्यक्ष थे, क्योंकि उनका इलेक्शन हुआ था और ये इलेक्शन कराने के लिए ही एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था। ये इलेक्शन हुआ था 11 दिसंबर को, ये डेट भी आप याद रखिएगा। तो पहला सेशन हुआ 9 दिसंबर को, सेकंड सेशन हो रहा है 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर को। और राजेंद्र बाबू के साथ दो लोगों का और या दो पदों का और निर्वाचन या इलेक्शन हुआ था। HVR अयंगर साहब को सेक्रेटरी बनाया गया संविधान सभा का और दो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए, मिस्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, चारों नाम आप याद रखिएगा। राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बनते हैं, HVR अयंगर बनते हैं सचिव और HC मुखर्जी व VT कृष्णमाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। MPPSC ने इस पर भी प्रश्न पूछा था पिछली बार, है ना? अच्छा, एक और छोटा सा लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो सील थी उसका सिंबल था एलिफेंट, यानी कि हाथी, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं थर्ड सेशन की। तीसरा जो सत्र था उसमें क्या हुआ था? तीसरा सत्र होता है 13 दिसंबर 1946 को। अनदर इम्पॉर्टेंट डेट, ये प्रश्न भी MPPSC में पूछा गया था प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि साहब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस सत्र में आया था। सो वो थर्ड सेशन था जो कि हुआ था 13 दिसंबर, है ना? एक दिन के गैप से सेशन हुए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तीनों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 13 दिसंबर को नेहरू जी मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य संकल्प, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बेस्ड है हमारा प्रियम्बल, उद्देशिका, जिसकी फ़ोटो अगेन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, है ना? हालांकि प्रियम्बल जो है वो लास्ट पार्ट था। ठीक है, सबसे आखिरी पार्ट जिसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को आखिरी पार्ट जो अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो प्रियम्बल ही था। और ये डेट भी आपको याद ही होगी, है ना? ये डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया था संविधान, है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, जिसको अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है? 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलो, तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम नेशनल फ्लैग की बात कर लें कि नेशनल फ्लैग को किसने डिज़ाइन किया था। तो नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था श्री पिंगाली वेंकैया ने। कई बार पूछा हुआ सवाल है, अलग अलग पेपर में इसको पूछा जा चुका है। सो हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग? पिंगाली वेंकैया, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। बाकी अपने तिरंगे के बारे में आप जानते ही होंगे कि 2/3 इसका अनुपात होता है ना। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो त्याग का प्रतीक है, फिर बीच में सफ़ेद रंग है जो शांति और सत्य का प्रतीक है, सबसे नीचे हरा रंग है जो कि समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, बीच में अशोक चक्र है जो धर्म चक्र को डिपिक्ट करता है, 24 तीलियां इसमें हैं, है ना। लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ से इसको लिया गया। लेकिन जो तथ्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इतनी चर्चा की है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था। सो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। ये डेट बेहद महत्वपूर्ण है और ईयर भी है ना, ईयर में कंफ्यूज मत होना। 49, 50 और 47, ठीक है। किसका 47 है, किसका 49 है, किसका 50 है, इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी सर्विस में आ जाओगे तो ये चिन्ह आपको मिल जाएगा, है ना। इसको आप फिर इस्तेमाल कर सकोगे, या फिर आप में से जिनके पास भी पासपोर्ट होगा भारत का, यही सिंबल बना होगा, है ना। 3 शेर, पहले तो नोटों पर भी यही फ़ोटो हुआ करती थी, बहुत पुरानी बात है, आप लोग तो नए लोग हो, गांधी जी वाले नोट आपके टाइम पर चल रहे हैं। सो दिस नेशनल एम्बलम वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, दैट इज़ आवर रिपब्लिक डे। हमारे गणतंत्र दिवस के दिन ही हमने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था, ठीक है। 26 जनवरी यही डेट क्यों रखी गई थी भाई? याद करो, वो लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, उस दिनांक को हमेशा हमेशा याद रखने के लिए हमने 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया था, ठीक है। और इसी दिन हमने अपना नेशनल एम्बलम भी लिया। नेशनल एम्बलम ओरिजिनली जो आप देखेंगे 3D में तो उसमें 4 शेर हैं, लेकिन 2D में सिर्फ 2 फिगर, 3 शेर दिखते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, है ना। साथ ही साथ एक दौड़ता हुआ घोड़ा और एक बैल भी है, बीच में धर्म चक्र है जो हमारे तिरंगे पर भी है ना। ये सारी चीज़ें हमारे सिंबल में है। और सबसे नीचे देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ, ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कहाँ से हमने लिया है ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने मुंडकोपनिषद से लिया है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। जॉन अब्राहम की पिक्चर से लिया मत लिख आना, याद रखना है ना, ठीक है। तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल आखिरी 2 महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर लें। तो जो हमारे संविधान का फाइनल ड्राफ्ट था, आखिरी ड्राफ्ट, वो मूव किया गया और उस पर साइन किए 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को सभी 284 मेंबरान ने उस पर दस्तखत किए। ये देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, खूब सारे सिग्नेचर्स दिख रहे होंगे ना आपको, और उनके नाम सभी मेंबर्स ने, 284 मेंबर्स ने उस पर साइन किया था 24 जनवरी 1950 को। साथ ही एक और तथ्य आप याद रख लीजिएगा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? सो 15 महिलाएं थीं, है ना। कुल जमा 15 महिलाएं थीं और टोटल 284 मेंबर्स थे। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 को ही हमने 2 चीज़ों को और अंगीकृत किया था और अडॉप्ट किया था। ये थे हमारे नेशनल एंथम और हमारे नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए अच्छी भी लगी होंगी, शायद कुछ जानकारियाँ नई होंगी, और ये पेपर में तो आपके लिए
बेहद काम में आने वाली हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप इसे लाइक कीजिए, अपने फीडबैक्स कमेंट कीजिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, तो वो भी आप कमेंट में बताएं। ब्यूरोक्रेट्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, आपको पुण्य लगेगा। ठीक है, चलो सो मैं वरुण आपसे विदा लेता हूँ और जल्दी आपसे मिलूँगा किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।